ठीक है। तो एमसीक्यू में क्या होता है, इस पर तो बहुत सवाल है। कौन सा 132 एएलयू इसका देखो क्या इसमें लिखा है, ए लिखो है ना, सीपीयू का जो ब्रेन है उसी का ब्रेन हिस्सा है। अब यहाँ पर इसमें बोला है कि आपके पास प्राइमरी मेमोरी है, कंट्रोल सेक्शन है, इसके बाद बोला एक्सटर्नल, ठीक है, कैश मेमोरी। कंट्रोल सेक्शन the area of computer response to the commands coming from, ऐसा लिखा coming from, कहाँ से आ रहा है ALU में, हाँ ALU किसको रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब ये कहाँ से डेटा आ रहा है, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 एंड 4। अब बताइए कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर के बाद क्या होता है, कैश मेमोरी होता है, फिर प्राइमरी मेमोरी होता है, फिर एक्सटर्नल जिसको हम सेकंड बिट बोलते हैं, नहीं अभी नहीं है ना। तो एक्सटर्नल से प्राइमरी में जाता है, प्राइमरी से फिर हम वर्क कराते हैं, लेकिन वो कैश के बाद रजिस्टर में जाता है, और रजिस्टर किसका मेमोरी है, सीपीयू का। अब यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर क्या किया है, कंट्रोल सेक्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये पूरा कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर। अब है आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है ना, यहाँ से क्या आएगा, अच्छा सबसे पहले तो इसमें आता है, हाँ क्योंकि ये एलयू कहाँ से डेटा लेगा, वो रजिस्टर से लेगा। अब रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले ट्रांसफर कहाँ से होगा, कैश मेमोरी से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इसे हायरार्की को ध्यान में रखना। अच्छा सीक्वेंस में ना देखो, रजिस्टर रजिस्टर क्या होता है कि सीपीयू का डिफॉल्ट मेमोरी है, डिफॉल्ट मेमोरी जहां पर पूरे प्रकार की वर्किंग होती है। आप जो भी डेटा दे रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ लोड होगा, जब तक इसमें लोड नहीं होगा तब तक वो प्रोसेस नहीं करेगा यहाँ। लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारा टारगेट कहाँ है, हम जाते हैं एक्सटर्नल से। अब इस एक्सटर्नल मेमोरी को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी हो गया, ब्लू-रे डिस्क, हार्ड डिस्क, अब फ्लॉपी डिस्क तो चलता नहीं है, तो जितने प्रकार के जो एडिशनल मेमोरी है, इवन हार्ड डिस्क, वो सब एक्सटर्नल एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। इसको कहीं पर हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर। इसके बाद अब कंप्यूटर काम कहाँ पर करता है, तो कंप्यूटर जब रनिंग पोजीशन पे आता है तो सिर्फ रैम में काम करता है, उसे हार्ड डिस्क से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हार्ड डिस्क से कोई मतलब नहीं है, इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया कहाँ पर, रैम में, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में। अब सीपीयू का जो प्रोसेसिंग है, पूरा प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में चल रहा है। उसको प्राइमरी मेमोरी से रजिस्टर में चाहिए, मतलब प्राइमरी मेमोरी में हम किसका यूज करते हैं, रैम का यूज करते हैं। रैम से डेटा कहाँ लेगा, रैम में वो टास्क है जिसको प्रोसेस करना है, वो कहाँ पर रैम में। अब रैम से हमको कहाँ चाहिए, रजिस्टर में चाहिए। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट लोड करूंगा रजिस्टर में तो स्पीड मिसमैच होगा, प्रोसेसर का जो स्पीड है और इस पर्टिकुलर चिप का, मेमोरी का, सेमीकंडक्टर चिप का जो स्पीड है, दोनों का स्पीड मिसमैच हो रहा है। इसको किस स्पीड पे डेटा चाहिए, उस स्पीड में ये डेटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कैश मेमोरी का यूज करते हैं।
क्या कैश मेमोरी। अब होता क्या है, कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है ना, उसमें कोई बहुत बड़ा स्टोरेज तो है नहीं। मैंने कल भी बताया था जैसे कि 32 बिट प्रोसेसर है या 64 बिट प्रोसेसर है, एक तो एक समय में कितने भी डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, 32 बिट या 64 बिट जैसा प्रोसेसर है। 32 बिट करने पर तो अगर आपको 1 भी टाइप करना है ना, 1 टाइप करते हैं डेसिमल में, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 का कोड तो 1 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे में कितना 31 जीरो लगा देंगे, तो टोटल 32 लेंथ हो गया। अब इस लेंथ को हम ट्रांसफर करेंगे इसमें, तो हर फ्लिप फ्लॉप हर बिट काम करता है, पूरे के पूरे काम करते हैं। फिर तो ये एक समय में हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। अब इस इंस्ट्रक्शंस में छोटा सा तो क्वेश्चन में जैसा कुछ इनपुट करेंगे ये, हाँ तो पहले ये नीचे से ऊपर जाएगा प्लस नीचे। देखिए, अगर आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं ना, मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो डायरेक्ट को प्राइमरी मेमोरी से काम होगा, उसको सेकेंडरी से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडरी से लेना देना कब है, जब आप उस पर्टिकुलर फाइल को सेव करते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करते हैं। सर कुछ क्वेश्चन तो सर प्राइमरी दिया हुआ हाँ प्राइमरी दिया हुआ है। यहाँ पर क्या एएलयू कहाँ से लेता है, तो कहता है आपका एएलयू कहाँ से ले रहा है, ये बोल रहा है कि एएलयू में तो रजिस्टर से जाएगा और उसके बाद कैश मेमोरी से जाएगा। हाँ क्या देखें, सबसे पहले अगर ये होता तो हम रजिस्टर को लगाते, रजिस्टर नहीं तो कैश मेमोरी, अगर कैश मेमोरी नहीं तो प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि सीपीयू का कन्वर्सेशन किससे हो रहा है, कंट्रोल सेक्शन का काम सिर्फ कंट्रोलिंग करने का है। अभी और क्लियर हो जाएगा और ठीक है। ये हो गया, ये हायरार्की है, आपको बस इसको याद रखना। इसके अंदर कौन-कौन आते हैं, तो यहाँ प्राइमरी में रैम आता है, कैश मेमोरी को। अच्छा, इसी कैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट में आपका अभी का जो एसएसडी है ना, एसएसडी ड्राइव जो आ रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो काम करते हैं और ये बहुत महंगा होता है कैश मेमोरी, इसीलिए 2 एमबी लगता है आपके कंप्यूटर में, सिर्फ 2 एमबी, उससे ज़्यादा नहीं। और अभी जो एसएसडी आ रहा है वो करीबन 128 जीबी, 256 जीबी और 500 जीबी के लगभग ही आया है, 1 जीबी का नहीं आया। इसी कारण कंप्यूटर का रेट और बढ़ गया, सिर्फ एसएसडी के कारण, क्योंकि इसमें डेटा एक्सेस फास्ट है। अब जैसे देखिए कि आपके पास रैम है, रैम जो है, कौन सा रैम अभी यूज हो रहा है, तो मार्केट में 2 प्रकार के रैम यूज हो रहा है, DDR3 एंड DDR4। क्या है, DDR3 है, DDR4, दैट इज 3 एंड 4 वर्जन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। DDR रैम तो रैम है ना, डायनेमिक रैम है, तो यहाँ पे DDR का मतलब क्या है, डबल डेटा रेट, जो भी उसका डेटा का रेट था ट्रांसफर का, उसको हमको डबल कर दिया गया, इसलिए और फास्ट हो गई। तो हम सिर्फ स्पीड पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, उसको स्पीड कर रहे हैं। तो यहाँ जो DDR3 है, DDR4 है, अभी नॉर्मली जो सिस्टम आ रहा है उसमें सब में DDR4 है, तो डबल डेटा रेट होता है उसका मेन। ये क्या हो गया, उसका जो डेटा रेट है उसकी एक्सेस की स्पीड को बढ़ा दिया, फिर DDR4 यूज कर रहे हैं, डबल डेटा रेट, डबल में वाई लगा दो, डबल डेटा रेट, डेटा रेट को जैसे डबल कर रहे हैं, जो ट्रांसफर रेट है ना, ये डेटा, ये इसका तो इसका एक डायग्राम बताता हूँ मैं, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ है, उसी का ही पोर्शन है। हाँ मतलब मैं कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं बता रहा हूँ। हाँ देखिए ये जो है, ये आपका मेन जो है, आप कंट्रोल फर्स्ट डायग्राम में बताए थे कि कंट्रोल क्या है और ये सब क्या है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। जस्ट आप क्या करिए, यहाँ पर मैं बॉक्सेस से बता दे रहा हूँ फिर अब ये क्या है कि आपका रोम है, ये आपका रैम है और ये इनपुट है और ये आउटपुट है, डिवाइसेस है, बोर्ड।
अभी इनपुट आउटपुट में तो खूब सारे कनेक्ट होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड माउस है, यहाँ पर मॉनिटर है, प्रिंटर है, और जो भी आप इसके साथ एक्सेस करना चाहते हैं सबको कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये सीपीयू से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हमारे पास डिवाइसेस में तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सीपीयू से कम्युनिकेट कैसे करते हैं और डेटा ट्रांसफर कैसे होता है? तो यहाँ एक तो है रीड सिग्नल होता है, एक राइट सिग्नल होता है, और एक होता है एड्रेस बस एंड डेटा बस। दो चीज इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में, जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ये जो है हमारे पास डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, मैं इसी में एरो लगा देता हूँ, ठीक है। क्लियर? अब देखिए, आप मेरे को बताइए, रोम रैम इनपुट और आउटपुट है। रोम से क्या करते हैं, डेटा रीड करते हैं कि राइट करते हैं? से रीड करते हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा वाला रहेगा कनेक्शन इसके साथ? ये रीड सिग्नल, क्लियर। दूसरा रैम में दोनों करते हैं, तो इसके साथ कौन कौन सा कनेक्ट होगा? दोनों कनेक्शन, ठीक है। इनपुट में सिर्फ रीड और यहाँ पर सिर्फ राइट। ये जो है कुछ इस तरीके से कंट्रोलिंग सिग्नल होते हैं। जब आप सीपीयू के आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा आता है, एक रजिस्टर पूरा डेडिकेटेड होता है कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ जो है रीड और राइट, मैंने सिर्फ दो ही सिग्नल आपको बताया। क्या बताया? सिर्फ दो सिग्नल, तो इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल। अब ये कंट्रोल सिग्नल कैसे होता है? क्लॉक पल्स से जनरेट होता है। जैसे कोई न्यू टास्क न्यू प्रोसेस आता है तो यहाँ पर से एक सिग्नल जनरेट कर दिया जाता है। सिग्नल जनरेट करने के साथ ही एड्रेस जनरेट होता है। अब ये एड्रेस कैसे जनरेट होगा? तो पर्टिकुलर मेमोरी में अगर रीड सिग्नल है आपका, इसका मतलब क्या है? इनकमिंग है। डेटा क्या है? इनकमिंग है कि प्रोसेसर में प्रोसेस के लिए आएगा, और राइट सिग्नल है तो और वही है क्या जाएगा? पर्टिकुलर डिवाइसेस में चला जाएगा। अब आपको डेटा रीड करना है, तो ये रीड सिग्नल जनरेट होगा, ये डिसेबल होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा। रीड सिग्नल हाई हो गया तो रीड सिग्नल तो जनरेट तो हो गया, लेकिन रीड कहाँ से करेगा? क्योंकि तो इसमें देखिए कितने कनेक्ट है? 3 कनेक्ट है। रीड सिग्नल से 3 कनेक्ट है, तो 3 में से डेटा कहाँ से आएगा? ये बताएगा आपका एड्रेस बस। तो उसका एक फिजिकल एड्रेस जो है कैलकुलेट करके यहाँ से भेजा जाता है और सिर्फ इसी में ट्रैवल करेगा एड्रेस बस, ठीक है। ये जो एड्रेस बस से ट्रैवल होगा, अब आपको रोम में चाहिए तो रोम से कौन से लोकेशन पे हर चीज एड्रेसिंग पे होगा, और यहाँ पर एक एक बाइट का एक एड्रेस होता है। कंप्यूटर में एक बाइट का एक एड्रेस होता है। जैसे कि आपको स्टोर करना है एक, तो एक क्या है 65 इसका कोड है, और 0 1 और 5 बार 0 करके 1 लगाएंगे तो इसका बाइनरी कोड निकल जाता है, ठीक। इसका तो ये कहाँ है? कितने बाइट का है? 4 बाइट का है। तो एक मेमोरी लोकेशन ली गई। अगर इसी तरह से मैंने AM कर दिया तो ये 2 मेमोरी लोकेशन लेगा। तो कितने बिट हो गए? 16 बिट हो गए, 2 बाइट हो गए। तो जितना कैरेक्टर बढ़ते जाएगा उतना मेमोरी लोकेशन बढ़ते जाएगा। लेकिन ये एक साथ है, ए और एम अलग अलग नहीं है, एक साथ है, तो क्या होंगे? एज स्ट्रिंग इसको कंसीडर करेंगे, तो हमको सिर्फ पहला वाला एड्रेस चाहिए।
पहला वाला एड्रेस चाहिए, बाकी उसके साथ सब्सिक्वेंट है। ठीक, अब बाकी किसी भी चीज को ले लीजिए, जैसे सीडी डीवीडी है, सीडी में मोस्टली हम सॉन्ग्स के लिए यूज करते हैं, तो जहां पर से सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है आपको सिर्फ उसी का एड्रेस चाहिए, उसके बाद कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, 5 गाने हैं, 5 गाने में से क्या है, आपने पहले को आइडेंटिफाई कर लिया तो 5 मिनट चलेगा वो, तो 5 मिनट तो एक ही ब्लॉक पे नहीं आएगा, और भी ब्लॉक्स लगेंगे ना, तो वहां से क्या करता है, सीरियल एक्सेस करता है। सेम पैटर्न यहाँ पर भी है कि एक मेमोरी लोकेशन मिल गया तो आप क्या करिए, उसके पूरे को एक्सेस कर रहे हैं 1 बाई 1 में। इसी तरीके से जब ये ट्रैक चेंज होगा क्या हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर जब आप डेटा के लिए करते हैं, रैम में काम करना है तो रैम में दोनों चीज कर सकते हैं, यहाँ से रीड एंड राइट सिग्नल से कंट्रोल होगा, और काम कौन कर रहा है, एड्रेस बस। एड्रेस बस बता रहा है कि डेटा कौन से लोकेशन में स्टोर है, इसमें कौन से लोकेशन में स्टोर है, उसी पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा आएगा तो ये डेटा बस लेकर आएगा। और डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, ये प्रोसेसर में लाएगा भी और प्रोसेसर से ले जाएगा भी राइट करने के लिए। तो राइट करने के लिए आपके पास वही चीज है, या तो आप रैम में राइट करेंगे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को, या फिर आप चले जाएंगे आउटपुट डिवाइस में। ठीक, क्लियर? कुछ डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी का है, इसी पे काम हो रहा है आपका कंप्यूटर का, इसके अलावा कुछ नहीं है। आउटपुट डिवाइस जो है यहाँ पर आप मॉनिटर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं है, और प्रिंटर, ये दो का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मॉनिटर आउटपुट सर आउटपुट भी एड्रेस बस में जाएगा, कौन सा जी? आउटपुट एड्रेस बस में। हाँ, इसका भी तो है कि हमें कैसे पता चलेगा उसे मॉनिटर में भेजना है। डिस्प्ले में हाँ, डिस्प्ले कराने के लिए तो वहाँ पर जो एड्रेस कैलकुलेट होता है ना, वो पोर्ट नंबर से होता है। यहाँ पर जैसे हमने बोला कि इनपुट में कीबोर्ड और माउस लगा हुआ है, आउटपुट में मॉनिटर प्रिंटर लगा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पर पोर्ट नंबर के साथ एड्रेस कैलकुलेट होता है, तो क्या है डेटा इसमें क्या मान लो, इसमें डेटा यही आपका ट्रेवल कराता है, जो रिजल्ट्स है, जो डेटा आप ट्रांसफर करते हैं ना, जो प्रोसेसर तक पहुँचता है, वो इसी से चलता है यहाँ पर। और इसी का जो लाइन है वो रहता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं ना 32 बिट का प्रोसेसर है, तो एक समय में कितने लाइन ले जा रहा है, वो 32 बिट डेटा को ट्रेवल करा रहा है, तो पैरेलल चलता है, पैरेलल। तो इसमें 32 लाइन है, जो एक लाइन 1 बिट डेटा को ट्रेवल करा रहा है, एक क्लियर? इसी से तय होता है कि अगर 32 जीबी का है तो 4 जीबी रैम लगेगा, 32 लाइन है ना, और 64 लाइन होगा तो 10 डबल हो जाएगा। इससे पता चलता है कि मेमोरी कितना होना चाहिए। अगर हम 32 लाइन यूज कर रहे हैं तो टोटल मेमोरी की कैपेसिटी 32 जीबी हो जाता है, उतने मेमोरी लोकेशन बनेंगे, 1 बाइट का एक एड्रेस, या मेमोरी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे वो, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, डेटा को ट्रेवल करा रहा है और ये एड्रेस को ट्रेवल करा रहा है, क्लियर? तो आगे बढ़े, तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस का जो हायरार्की है आप उसे बना लीजिए। जितने भी प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ने वाले हैं उस सबको एक हायरार्की में जनरेट कर लेते हैं। सर हाँ टच स्क्रीन में देख रहा था, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों बोलते हैं, हाँ, क्योंकि आउटपुट डिवाइस के साथ फिक्स रहता है। जैसे बीच में देखा बेसिकली जो टच है वो इनपुट में आता है, हाँ हाँ, वो आउटपुट में होता है। मॉडर्न मॉडर्न उसको भी इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों लेता है। देखिए कुछ चीजें ऐसा है ना, मॉडर्न जो अधिकतर नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है ना, तो वहां पर क्या करता है, वो रिसीव भी कर रहा है और सेंड भी कर रहा है। तो इस कारण से कुछ चीजों में आप जब भी देखिएगा, जब इनपुट आउटपुट लिखा जाता है तो हम उसको आईओ डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो इनपुट है कि आउटपुट, बहुत सारा ऐसा होता है ना? ठीक है, तो टच जो है क्या है, कहने को तो इनपुट है ना, आप इनपुट दे रहे हैं, बट वो आउटपुट डिस्प्ले में ही फिक्स है, तो इसलिए उसको इनपुट आउटपुट कंसीडर किया जाता है। कुछ डिवाइसेस हैं हमारे पास ऐसे। और उसको एक इनपुट भी दिया सर इसके
बेसिकली है वो इनपुट ही, हाँ लेकिन अब ये जो है जो क्वेश्चन बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस में ले रहा है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ये जितने भी एमसीक्यू बेस्ड होता है सब साइकोमेट्रिक टेस्ट है, मतलब आपके जजमेंट लेवल को टेस्ट किया जा रहा है वहाँ पर कि आप किस में कंसीडर कर रहे हैं, उसके बाद वो लेगा कि मुझे इनपुट में लेना है कि आउटपुट में लेना है। और यहीं पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको क्या करना है, हटा देना। एक होता है देखो एमसीक्यू बेस्ड में जब आंसर हम लेते हैं तो सबसे पहला होता है कि एकदम जो ट्रू है उसको आंसर लिया जाता है, और ट्रू आंसर नहीं है तो नियरेस्ट वैल्यू को आंसर लिया जाता है। इसीलिए आप लोग कभी कभी देखिएगा जैसे मैथ्स वगैरह में कुछ कैलकुलेशन वगैरह पूछ देता है तो उसके साथ ये साइन लगा देता है, इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू में तो 2-3 दे दिया ना उसने, अब उसमें से किसको लेगा, ये टाइप का थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा था आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस को हम दो ब्रॉड एरिया में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है, हार्ड कॉपी, दूसरा सॉफ्ट कॉपी। क्योंकि अगर हम ऐसा क्लासिफाई करना चाहें तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो अगर हम इसको क्या कर लें कि हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी में कर लें तो हम काफी चीजें आसान हो जाएंगी। हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी क्लियर है। अब जैसे कि है इसमें हम कर लेते हैं, सबसे पहले हार्ड कॉपी में आ जाएगा आपका प्रिंटर एंड प्लॉटर। प्रिंटर एंड प्लॉटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। और आपका जो परीक्षा हो रहा है इसमें क्या है, सिर्फ नाम से मतलब है उसको, उसके काम से मतलब नहीं है, क्या काम करता है कैसे काम करता है उससे नहीं है, उसके जो की टर्मिनोलॉजी है उससे मतलब है कि उसको बोलते क्या है और क्यों बोलते हैं। तो सीधा वन लाइनर है आपके पास, तो सब्जेक्ट है ही नहीं, रिटर्न तो है ही नहीं आपके पास कि आप उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे सके कि आपने क्यों सेलेक्ट किया उसको। ठीक है, प्रिंटर दो। अब यहाँ पर जब सॉफ्ट कॉपी में आप जाते हैं तो क्या क्या मिलेगा आपको, हाँ विंडो है ना, ये तो अलग अलग है। ठीक है, क्लियर। ये दो चीज पहले हमने किसमें कर दिया, हार्ड एंड सॉफ्ट में कर दिया। हार्ड एंड सॉफ्ट में करने के बाद हमने हार्ड में बताया कि भाई प्रिंटर है प्लॉटर है। हार्ड मतलब क्या है, जो पेपर में दे। अब पेपर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग साइज के पेपर आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के पेपर आते हैं, और आजकल तो फ्लैश चल रहा है ना, वो सबके लिए अलग। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर फ्लैश में प्रिंटिंग नहीं कर पाता, और ये हर टाइप के पेपर्स में कर लेगा लेकिन फ्लैश में प्रिंट नहीं कर पाता, उसके लिए हम प्लॉटर टेक्निक यूज करते हैं। अब ये यहाँ पर 3D प्रिंटिंग करना मुश्किल होता है, यहाँ आसानी से पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल का एक एक्सटेंशन है। हाँ डॉक्यूमेंट्स का फाइल फॉर्मेट हो गया, तो जो भी चीजें आप जब तक उसको प्रिंट नहीं किए हैं तब तक सॉफ्ट कॉपी ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है। और डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा जो चलन में है वो है पीडीएफ, इसका मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और ये है कि इसका सबसे अच्छा जो खास बात है, आप इसको एक बार पीडीएफ बना दिए तो आप उसको किसी भी डिवाइस में लेकर जाइए, उसका जो ओरिएंटेशन है, जो भी इंटरफेस है वो चेंज नहीं होगा। ये खासियत है, एक बार जैसे बना दिया गया वो वैसे ही रहेगा, सब में वैसे ही डिस्प्ले आएगा। लेकिन उसके बजाय आप वर्ड फाइल को भेज दीजिए तो हर मशीन या हर डिवाइसेस के अकॉर्डिंग उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है, उसका लेआउट चेंज हो जाता है। तो अगर लेआउट को कॉमन रखना है, चेंज नहीं करना है और एडिटिंग मोड नहीं देना है तो आप उसका पीडीएफ भेजिए। और एडिटिंग राइट्स ये भी आउटपुट है इसमें ये नहीं, आउटपुट फाइल नहीं है, फाइल है। फाइल जब बाहर जाएगी प्रिंट की फॉर्म पर आउटपुट हाँ, ये इसको इनपुट आउटपुट से आपको अलग ही रखना है फाइल को। जैसे किसी चीज का प्रोग्राम में बोले सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्राम्स है वो सब सॉफ्टवेयर में है, वो अलग है। इसको आपको इनपुट आउटपुट के दायरे से बाहर रखना है। ठीक है, ये सब फाइल नेम को।
प्रिंटर है, प्लॉटर है, दोनों ही और क्या करते हैं, प्रिंट करने का काम करेगा, लेकिन दोनों का वर्किंग नेचर अलग है। प्लॉटर मतलब जो बड़े बड़े फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर्स जो प्रिंट होते हैं वो हम प्लॉटर की मदद से करते हैं, और जो नॉर्मल पेपर है जैसे कि कौन कौन सी साइज के पेपर होते हैं, A4 साइज, A4, हाँ हाँ, और सर जो वो प्लॉट के जो निकालते हैं बढ़िया से वो कौन सा साइज होता है? इसके जो प्लॉटिंग करते हैं ना, जैसे कहीं एक प्रोजेक्ट में आप अच्छा बड़ी सी शीट की बात हाँ A3 साइज है, A3 साइज ज़्यादातर उसको उसी के लिए यूज़ करते हैं, बड़ा साइज होता है। आप A4 का डबल मान सकते हैं, A4 साइज का डबल, दो A4 को हम मिलाएंगे ना तो A3 बनता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है पेपर वो A4 है, उसके बाद लेटर, लेकिन लेटर आजकल तो मार्केट में आता ही नहीं, लेटर साइज का पेपर थोड़ा सा कम रहता है, A4 सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं तो लीगल को, लीगल पेपर को सबसे ज़्यादा यूज़ कोर्ट में किया जाता है। नहीं नहीं, A4 से बड़ा लेंथ में बड़ा हाइट उसका, A4 साइज में ही रहता है। हाँ बटर पेपर होता है, उसको पटवारी लोग यूज़ करते हैं नक्शा बनाने के लिए। और बटर पेपर का यूज़ जो स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग मतलब जैसे कि मैरिज कार्ड है, शादी कार्ड है ना, वो सब जो हम प्रिंट कराते हैं, कोई भी प्रकार का इनविटेशन कार्ड या जो भी, तो क्या करते हैं वो पेंट करते हैं उसको। हाँ, प्रिंट नहीं करते, पेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, डॉक्यूमेंट को नॉर्मल पेपर प्रिंट नहीं लेता, वो बटर पेपर पे लेता है, फिर उसका जो वो लगे तो बना के रखे रहते हैं का डिवाइस, उसमें लगा करके उससे प्रिंट करते हैं पेंट से, उसके लिए यूज होता है बटर पेपर। मतलब ऑफिशियल पर्पज में A4 लीगल और बहुत कम A3, क्योंकि हर जगह A3 का तो सपोर्टेड प्रिंटर भी नहीं रहता ना। प्रिंटर जो है क्या करता है, A4, लेटर, लीगल इन्हीं साइज को देता है, क्लियर। तो वो सब इसमें आ जाएंगे प्रिंटर में। फिर प्लॉटर मतलब बड़े साइज के, जब बैनर पोस्टर की बात करते हैं तो हम प्लॉटर में चले जाएंगे, और यहाँ पर सॉफ्ट में देखते हैं तो वीडियो और ऑडियो, ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से क्लासिफाई किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहला तो आपका आ जाएगा स्पीकर, स्पीकर से सिर्फ साउंड आता है, वीडियो तो नहीं आता, लेकिन सिर्फ साउंड आता है, क्लियर है। और एक और हम ले सकते हैं हेडफोन, ठीक है। ये दो को हम है सभी आउटपुट डिवाइस, क्या है, सभी आउटपुट डिवाइस है, बट उसके नेचर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया ताकि हमको याद रखने में करना हो आसानी। ब्लूटूथ तो वो ब्लूटूथ ऐसा नहीं बोलना है उसको, हेडफोन ही है, वो हेडफोन है, दैट इज द ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ। क्योंकि ब्लूटूथ कहने से अलग हो गया ना, कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, तो आपको क्या बोलना है, सीधा हेडफोन बोलना है। और वो तो वायरलेस हेडफोन है ना, उसको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ दिया है उसमें, तो टर्मिनोलॉजी से बहुत दिक्कत होता है, क्लियर है। ये हेडफोन स्पीकर सब आपका इसमें चला जाएगा। वीडियो में क्या आ जाएगा, मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर, मेमोरी, बस मेमोरी, मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, वीडियो की कैटेगरी में रख सकते हैं। जहाँ पर डिस्प्ले, वीडियो मतलब सीधा सीधा बात है, आपके पास विजुअल डिस्प्ले आ रहा है, वो सब इसमें रखेंगे, और इसमें सिर्फ साउंड आ रहा है उसमें रखेंगे, क्लियर है। अब मॉनिटर जो है इसको हम और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी। देखिए ये जो फोटो इमेजेस और बाकी जो फाइल्स की बात कर रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात आ जाती है वहाँ पर, उसका भी एक्सटेंशन नेम पूछेगा आप लोग से, एक या दो एक्सटेंशन नेम तो जरूर आएगा। जैसे कि बताइए, आप इमेज की बात आई है तो बता रहा हूँ कि आपको बोला जाए
अब बताइए इसमें से कौन कौन से जो है वो फोटो प्रोसेस कर सकते हैं, इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं? ये तो वर्ड को कर देखिए यहाँ पर जो फोटो को प्रोसेस करने की जो कैपेबिलिटी है, फोटो को प्रोसेस करना मतलब इमेज प्रोसेसिंग। जैसे आपके पास से कोई आपने कैमरे से पिक्चर क्लिक किया तो उसको कुछ एडिटिंग करते हैं, लाइट वगैरह को मैनिपुलेट करते हैं और जो कंट्रास्ट ब्राइटनेस वगैरह सब जो करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर कौन है, ये करेगा और ये करेगा, ठीक है। इसका होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट पीएसडी, है ना। तो जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है उसके फाइल के साथ में जो जुड़ता है वो है डॉट पीएसडी है। ये तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीएमडी ये पहले चलता था, बस अभी एक्सटेंशन के रूप में आ गया, पेज मेकर डॉक्यूमेंट। इसका अभी ज्यादातर यूज करते हैं बिलासपुर में, ये दुनिया भर के कार्ड बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर का। इसका वर्जन 6.5 और 7.0 सबसे ज्यादा चलता है। और ये है कोरल ड्रॉ। सबसे ज्यादा जो बैनर बनता है, फ्लैश डिजाइन होता है, वो इस सॉफ्टवेयर में होता है, कोरल ड्रॉ। इसको सीडीआर बोलते हैं। इसको पीएसडी का मतलब है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट हो गया। पीडीएफ तो जान ही रहे हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। पीएमडी पेज मेकर डॉक्यूमेंट, पेज मेकर सॉफ्टवेयर का नाम था। ये एल्डस कॉर्पोरेशन का था, बाद में उसे एडोब कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया और तब से उसका नाम हो गया एडोब इंडिजाइन, इस पेज मेकर का। और ये है सीडीआर कोरल ड्रॉ। इसका यूज इमेज एंड वेक्टर प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। सीडीआर का कोरल ड्रॉ, हाँ कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप उनका दो मेन सॉफ्टवेयर है। इसमें पूरा इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी फोटो से रिलेटेड काम करना है उनको इसमें ज़्यादा आसान पड़ता है। और यहाँ पर क्या है ना, ये वेक्टर ग्राफिक्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। वेक्टर ग्राफिक्स किसको बोलेंगे, अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है। पेज लेकर जाते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पीएसडी फोटोशॉप को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, फोटो से रिलेटेड कुछ भी काम है, करेक्शन है फोटो का या कोई भी चेंजेस करना है उसके लिए। ये डॉक्यूमेंट के लिए है। पेज मेकर जो है ये बुक राइटिंग या जो कार्ड्स वगैरह डिजाइन होते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हर प्रकार की इन्विटेशन कार्ड इसमें बनाए जा सकते हैं। सीडीआर जो है वेक्टर ग्राफिक्स के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पर इमेज रास्टर ग्राफिक्स बहुत कम होता है, वेक्टर ग्राफिक्स बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 20 फीट का बैनर बनाना है, ठीक है। जैसे कि चौक में लगे रहते हैं और जैसे ही आप उसको देखते हैं एक डायरेक्शन से ऐसे गुजरते हैं तो उसका व्यू चेंज होता है और क्लियर रहता है। नॉर्मल सी बात है। रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में डिफरेंस क्या है? रास्टर इमेज किसको बोलेंगे? डेली पढ़ना पड़ता है आप लोग से। रास्टर इमेज जो भी इमेज कैमरे से क्लिक की जाए, आप कैमरे से फोटो खींच रहे हैं वो रास्टर इमेज। जो पिक्सेल्स के फॉर्म पे स्टोर होता है, पिक्सेल्स के फॉर्म पे क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं रास्टर इमेज। इसीलिए देखिए जब आप कोई भी फोटो वगैरह लेते हैं तो ब्लर होने लगता है। थोड़ा सा जूम करते हैं, जूमनेस बढ़ेगा तो ब्लर होने जाएगा, मतलब जो पिक्सेल्स हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं वो छोड़ने लगते हैं, दूरी आने लगती है, इसलिए वो हमको लगता है कि ब्लर हो रहा है, पिक्सल फट रहा है, यही बोलते हैं नॉर्मली, उसको बोलते हैं रास्टर इमेज। और वेक्टर इमेज मतलब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म पे बनता है, उसको जितना जूम करेंगे उतना क्लियर होते जाएगा। ग्राफ के फॉर्म पे बना हुआ है जहां पर नोड और वर्टेक्स आ रहे हैं, नोड और एज, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना क्लियर होते जाएगा। इसीलिए भाई अगर आपको 20 फीट का बैनर बनाना है तो मॉनिटर पे तो 20 फीट का चाहिए 100% देखने के लिए, लेकिन 22 इंच के मॉनिटर पे बनता है वो,
तो 20 बिट को कैसे देखेगा? 22 इंच के मॉनिटर पे आपने 20 बिट का बैनर बनाया, तो जब उसको जूम कर देंगे 100% ले आएंगे, किसी को तो दिखेगा नहीं, एक छोटा सा कोना दिखेगा, पूरे डॉक्यूमेंट दिखेगा नहीं। तो प्रिंट टू स्क्रीन करके जब डिजाइन करते हैं, और डिजाइन अगर हम रास्टर इमेज में कर लें और उसको 100% में लेकर जाएंगे, तब तो पूरा तहस नहस हो गया। ठीक है, तो इसलिए उसको वेक्टर ग्राफिक्स में करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा वेक्टर ग्राफिक्स और ये वाला रास्टर इमेज पे काम करते हैं। ठीक, क्लियर है? अब यही टेक्नोलॉजी, अच्छा यहाँ पर मैं कुछ और लिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास मॉनिटर में सबसे पहले क्या आता है? CRT मॉनिटर आता है, यहाँ से जर्नी हमारा शुरू हो रहा है। CRT के बाद LCD, LCD के बाद OLED, then LED, और उसके बाद TFT, क्या? TFT, ये मॉनिटर है। CRT, LCD, OLED, LED एंड TFT। ठीक, क्लियर? जो सबसे बेस्ट क्वालिटी अब इसमें एक और आप जोड़ लीजिए नीचे में, मॉनिटर में टच स्क्रीन मॉनिटर, एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए, टच स्क्रीन मॉनिटर। अभी क्या चल रहा है सर मार्केट? CRT, LED, LED, TFT भी अब खत्म हो गया, LED अब चल रहा है सबके पास। हाँ? थिन फिल्म, TFT का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसका तो पता चल गया, बाकी का फुल फॉर्म क्या है? ये वाला OLED, ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। CRT का कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ये पहला मॉनिटर है, 1890 में आया था। ठीक है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का सबसे ज्यादा यूज किया गया था। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, OLED का ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, और इसमें ऑर्गेनिक को हटा दो तो उसका बन जाएगा LED में, और TFT में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब ये PPI पे डिपेंड करता है, पहले उसको DPI बोलते थे, PPI मतलब DPI या फिर PPI एक ही बात है। अभी के जो नए वाले सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें उसको PPI से डिनोट किया जाता है, बाकी को हम DPI से करते हैं। क्लियर है? तो डॉट पर इंच जितना ज्यादा होगा उतना इमेज क्लियर होगा। मतलब एक स्क्वायर मीटर में जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा हाँ ज्यादा उतना बढ़िया उतना बढ़िया। ठीक है, ये हो गया आपका प्लॉटर में ड्रम पेन और फ्लैटबेड इसमें आ गए। यहाँ पर प्रिंटर को वापस हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बताइए पहला पार्ट कौन सा होगा? इम्पैक्ट, और दूसरा दोनों में डिफरेंस लाइन या कैरेक्टर में होते हैं। हाँ नॉन इफेक्ट का अभी देखो मैं ये सब आ गया है, लेजर वगैरह हाँ और थर्मल हो गया, नॉन इफेक्ट वगैरह, डॉट बैटरीज वगैरह जो है इम्पैक्ट रहेगा। देखिए बेसिकली वर्ड की बात की जाए, इन जो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का मतलब है ये सिर्फ साउंड से रिलेटेड है। इसमें आवाज आए तो यहाँ पर क्या है, इम्पैक्ट में इन सबको क्लासिफाई करके रख दिया गया, जिसमें क्या प्रिंटिंग के दौरान कुछ ज़्यादा साउंड आते हैं, आवाज आते हैं, तो वो सबको हम इम्पैक्ट बोल दिए, और बाकी को नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से आएंगे? लेजर प्रिंटर आएगा, थर्मल प्रिंटर आएगा और इंकजेट प्रिंटर आएगा। ठीक है, ठीक है। और इम्पैक्ट में डॉट बैटरी, डॉट बैटरी,
रेजिबल लाइन प्रिंटर लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर उससे बने हैं। हाँ, ठीक है। तो देखिए चेन प्रिंटर होगा, ड्रम प्रिंटर होगा, डेजिबल, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर सब इसमें आ जाएंगे। ठीक। अच्छा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा आप लोगों ने? हाँ पोस्ट ऑफिस या रेलवे काउंटर में जो होता था पहले, अब तो हटा दिए, सब लेजर कर दिए। कोर्ट में भी इसका यूज होता है। आप मैकेनिकल टाइपराइटर की बात कर रहे हैं, वो अलग है, टाइपराइटर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? ये इसे टाइप सब लिखिए। ड्रम ड्रम के हाँ, ड्रम ऑर्डर का जो ड्रम ऑर्डर का टाइप है ना, हाँ इसमें भी आएगा और इसमें भी आता है। ठीक, तो हमने इसको इसमें कंसीडर किया हुआ है। देखिए इसे हम क्या करेंगे, वन बाय वन प्रिंटर का तो अलग से एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि प्रिंटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, प्रिंटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और ये जो है इससे बहुत कम आते हैं। इसमें जैसे कि है हम क्या बोलते हैं कि ये स्पीकर्स वगैरह जो है, तो मान लो कि हम फाइल की बात करें, साउंड वाली फाइल है, तो उसका एक्सटेंशन में क्या होता है, साउंड वाली फाइल्स है जो आप प्ले करते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है? MP3। इसके लिए बोल रहा है ना, ऑडियो के लिए सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? MP3 और MP4। हाँ तो वो वीडियो में कंसिडर हो जाएगा ना, जहाँ पर साउंड तो है वो वीडियो में कंसिडर हो। MP4 किसके लिए है? वीडियो। लेकिन MP3 वो डेडिकेटेड है। क्लियर है? वो आपसे सिर्फ एक्सटेंशन में ही क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ नाम से मतलब है, वो आपको थ्योरी एग्जाम तो ले नहीं रहा है, क्या करेगा, सिर्फ 4 ऑप्शन देगा वो उसमें, बस इसी तरीके से पूछा देगा। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन देखा था एक्सेल का एक टेबल दिया हुआ है, अब उसमें उसने फॉर्मूला फिट किया है, अब उसका आंसर पूछ रहा है क्या है। टेबल कैसे क्रिएट किया? फर्स्ट कॉलम में 3 वैल्यू है, सेकंड कॉलम में 2 वैल्यू है, एक छोड़ दिया है, और जहां पर छोड़ा हुआ है उसको फार्मूला में इंक्लूड किया है। आई थिंक क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन। देखिए ठीक है, ये वैल्यूज है, ये क्या है? वैल्यू। अब जैसे हमने यहाँ पर के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया, ठीक, ये सेल का नंबर क्या होगा? R2। इस सेल का नंबर क्या होगा? A2 होगा ना, A2 कॉमा, इसका क्या होगा? B3। अब बताइए क्या आएगा सॉल्यूशन इसका? उन दोनों का सब कुछ हाँ इसका प्लस B3 7 आएगा, 7 आएगा, केवल 2 है। केवल 2 होगा यहाँ पर, क्योंकि B3 तो ब्लैंक है ना, उसमें कहाँ से वैल्यू आएगा? लेकिन जब आप देखेंगे वहां पर तो ये एकदम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि यहाँ ब्लैंक है तो क्या हो रहा है, क्यों लिया है उसको। लेकिन यहाँ पर एक्सेल में क्या होता है, जो ब्लैंक सेल है उसको 0 कंसीडर किया जाता है। तो अब जब भी किसी ब्लैंक के साथ जोड़ेंगे तो वही एग्जिस्टिंग जिसमें वैल्यू है वही वैल्यू रिपीट होगा। तो इस टाइप का पूछ देते हैं। क्या है, अभी देखो क्वेश्चन जो है ना बहुत बदल करके पूछते हैं।
वो तो एकदम हम लोग को कंप्यूटर के इंजीनियर समझते हैं, क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, बाकी जो है प्रिंटर के साथ एक्सप्लेन करेगी बाकी चीजों को कल। आज हम सर्च इंजन भी करानी है सर, जैसे 4 ऑप्शन देता है, आपसे पूछता है कौन सा विंडो है और कौन सा सर्च है। हाँ, कौन सी बटन है वो है अभी आपसे सिलेबस में आगे सभी में जाएंगे वन बाय वन। फाइल है, इंटरनेट से रिलेटेड है, सर्च इंजन से रिलेटेड है। अच्छा एक चीज और पूछूं, आप लोग बताइए कंप्यूटर में ड्राइव सी से क्यों शुरू होता है? सी ड्राइव बोलते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव, एफ ड्राइव, तो ए और बी क्यों नहीं लेते? सी ड्राइव इज आई थिंक वो सॉफ्टवेयर सी ड्राइव। हाँ वो तो होता है सॉफ्टवेयर में, मैं बोल रहा हूँ तो सी से ही क्यों शुरू होता है, ए से क्यों नहीं होता? नहीं कर सकते, तो सी वर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते, सी से ही शुरू होगा, लेकिन क्यों? मैंने सीडी एप्लीकेशन सब शुरू होता था, उसके लिए रिप्लेस हो गया है। हाँ ठीक है, तो कॉम्पैक्ट के नाम से आता था सी। हाँ तो भी मतलब आपके कहने का मतलब है अगर कॉम्पैक्ट के नाम से सी हो रहा है तो हार्ड डिस्क से नाम ए से शुरू होना चाहिए ना। हार्ड डिस्क। हाँ देखिए एक और जो है पूछा जाता है मैग्नेटिक इंक का जो आएगा मेमोरी में बताएंगे, स्टोरेज डिवाइसेस में फ्लॉपी डिस्क का नाम आपने सुना है? तो सबसे पहले कंप्यूटर में स्टोरेज मीडिया नहीं था, कंप्यूटर ऑन भी होता था तो फ्लॉपी डिस्क से होता था, और हर सिस्टम में 2 फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था ड्राइव, तो उसको नाम दिया गया था ए और बी। उसके बाद फिर हार्ड डिस्क बनाया गया, तो हार्ड डिस्क जो है एडिशनली आया तब स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आया, मतलब आप सिस्टम में स्टोर करके रख सकते हैं प्रोग्राम को, उससे पहले आप स्टोर करके नहीं रख सकते थे, सिर्फ फ्लॉपी डिस्क में। तो जब जिसका काम है उसको लगा लिए, ठीक है, एक से आपका पूरा सिस्टम चलता था और एक को हम डेटा के लिए यूज करते थे। लेकिन जब हार्ड डिस्क आया तो उसका जो नंबरिंग है वो सी से शुरू हुआ, अब ये दोनों तो मार्केट से बाहर हो गए, और अभी तक हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क चल रहा है। और विंडोज में आप देखिएगा कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अभी तक नहीं हटा। अब देखिए हम विंडोज के कौन से वर्जन में चल रहे हैं, 11 वर्जन में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डॉस जो उस समय था 6.22 पे खत्म हो गया। ये कब की बात है, ये लगभग 1995 के लगभग, तब से खत्म हो गया, डॉस का यूज नहीं है। तो आज भी उसके साथ ऐसा प्लगइन वो है, इस कारण से हम सी से शुरू करते हैं, ए बी को नहीं करते। तो नंबरिंग आपका ड्राइव को कहाँ से शुरू होगा, हार्ड डिस्क का सी से होगा। इसी तरीके से जब आपका सिस्टम जो है 32 बिट है तो क्या उसमें 64 बिट का प्रोग्राम चलेगा? चलेगा। इसको बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी। आप अपने सी ड्राइव में जाकर देखिए, उसमें 2 प्रकार का फोल्डर मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें 2 प्रकार का फोल्डर मिलेगा, एक मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स और दूसरा मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स x86। ये होता है प्योरली 32 बिट के लिए, जितने 32 बिट एप्लीकेशंस है वो इसमें जाकर स्टोर होगा और जितने 64 है वो इसमें है। क्लियर? अब अभी 128 बिट का प्रोसेसर आया नहीं, और जब 128 बिट का प्रोसेसर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 128। इसको आज जाकर चेक करें। तो अभी हम देख रहे थे कैथोड रे ट्यूब को सीआरटी मॉनिटर का जो है वर्किंग को थोड़ा सा देख लें हम, ठीक है। इसको सबसे पहले इन्वेंट किया गया था 1897 में, 1897 में बनाया गया। जर्मन साइंटिस्ट है, मैं नाम लिख देता हूँ, कार्ल
कोऑर्डिनेट फ्रॉम एटीन 97 जर्मन साइंटिस्ट इन्होंने बनाया था सीआरटी। थोड़ा सा समझ लीजिए नाम इसका तो लिख करेंगे कुछ इस पैटर्न में दिखता था आपका सीआरटी मॉनिटर बड़ा बड़ा होता है अब तो नहीं आता पहले डीवीपी ऐसे आता था। तो ये आपका पिन है कनेक्टर पिन है इधर कनेक्ट होगा। ये वाला जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन गन है इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फायर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन पाथ है जो जाकर के किससे जुड़ा हुआ है आपकी स्क्रीन से जुड़ा हुआ है और इस स्क्रीन में ये हल्का सा इनसाइड अंदर साइड में फास्फोरस की कोटिंग की गई है जो कि आरजीबी के फॉर्म में था रेड ग्रीन ब्लू ये कोटिंग हुआ है। तो ये जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन जब फायर करता है तो जा करके स्क्रीन को चार्ज करता है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन जा करके स्क्रीन को जहां पर से टकराएगा वो चार्ज होगा तो उसका डिस्प्ले रिफ्लेक्शन सामने आएगा। ठीक है क्लियर। अब ये जो है आपका यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं फोकसिंग सिस्टम या एनोड। इसको क्या बोलते हैं फोकसिंग सिस्टम और एनोड। एनोड ठीक ये कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक है डिफ्लेक्शन सिस्टम यहाँ पर हम यूज करते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली ऐसे और वर्टिकली ऐसे ठीक है कंट्रोल करने का काम करते हैं कि इधर उधर ना जाए। ये डिफ्लेक्शन सिस्टम का काम है। यहाँ पर जैसे उसको यहाँ से लेकर के वो ये सब पूरा एक सीध में जाए और यहाँ पर से ये रोटेट होगा पूरे स्क्रीन पे। ये आपका स्क्रीन है यहाँ पर इसकी जो कोटिंग की गई है तो फास्फोरस का और कलर कौन सा है आरजीबी बेस था इसमें और ये इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन बीम और इलेक्ट्रॉन गन इतने का मेन काम था इसको बेस बोलते थे। इसी से आपका डिस्प्ले जनरेट होगा। जब हम चार्ज करते हैं यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो यहाँ जाकर के स्क्रीन को सिर्फ चार्ज करेगा। अब उस चार्ज के कारण यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्ले। अब ये जो डिस्प्ले था कौन सा था ये रास्टर स्क्रीन डिस्प्ले था। नोट कर लीजिए रास्टर स्क्रीन डिस्प्ले। अब रास्टर स्क्रीन डिस्प्ले को दो लाइन समझ लीजिए क्या है। अभी जो सिस्टम चल रहा है उसको रैंडम स्कैन बोलते हैं और ये जब आया था तो रास्टर स्कैन दो प्रकार के मॉनिटर थे हमारे पास। जब ये भी चल रहा था तो एक तो रैंडम था और दूसरा रास्टर। रास्टर का मतलब है कि जब किसी चीज को लाइन बाय लाइन स्कैन करते हैं वो हो जाएगा रास्टर और जिस लोकेशन पे चाहिए डायरेक्टली वहां स्कैन करते हैं तो हो गया रैंडम। फॉर एग्जांपल ये आपका स्क्रीन है यहाँ पर आपको ये बनाना है ठीक है बीच में है या मान लेते हैं कि ये क्या करता है तो इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ क्या हो रहा है कि रास्टर स्कैन क्या करेगा यहाँ कॉर्नर से शुरू करेगा और लाइन को स्कैन करते जाएगा पूरे लाइंस को स्कैन करेगा। तो यहाँ तो मेमोरी वगैरह यूज करते हैं कि ड्रॉ करने के लिए जो स्कोर है हमारे पास क्या ड्रॉ करना है इसकी मेमोरी फॉर्म में मॉनिटर के वो बताएगा कि कौन से लोकेशन पे है तो उस लोकेशन तक पहुंचने के पहले जितने भी लाइन है उसको लाइन बाय लाइन स्कैन करते जाएगा और जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा वहां पर चार्ज करेगा तब हमको रिफ्लेक्ट उसका दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं रास्टर स्कैन।
और अभी रैंडम स्कैन में क्या होता है कि जिस पॉइंट में आपको चाहिए उसी पॉइंट पे ड्रॉ करना है। अभी का जो मॉनिटर है वो रैंडम स्कैन और ये सीआरटी जो है रास्टर स्कैन। क्लियर? तो बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा पूरे आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के सामने। ठीक है, आज के लिए इतना है।